अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कराची में फिर बारिशें हैं, कराची में उसी तरह फिर नहरें बह रही हैं। आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुख्तलिफ़ मकामात पर गए, लेकिन ये इंतज़ामात सिंध हुकूमत को बहुत पहले करने चाहिए थे। इसी तरह से वफाक भी वहाँ पर एक्टिव है, NDMA के ज़रिए नालों की सफाई की जा रही है। मैं वफाकी हुकूमत के बारे में भी यही कहता हूँ कि आज NDMA को भेजा गया है, ये इंतज़ामात पहले हो जाने चाहिए थे। ये नहीं है कि कभी 149 क्लॉज 4 का लारा लगाया जाता है, कभी गवर्नर राज का शोषा छोड़ा जाता है और कभी मामलात अपने हाथ में लेने की बात की जाती है। हम अगर पोर्ट सिटी की बात करें तो मंगल के रोज़ लेबनान में एक खौफनाक धमाका हुआ। आज भी फुटेज चल रही थी और आज भी दिल में खौफ पैदा हो रहा था। हमारे भी बड़े बड़े शहर, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ही पोर्ट सिटी, वहाँ पर KPT है, पोर्ट कासिम है, अब गवादर डेवलप कर रहे हैं और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम ऐसी एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कभी लेबनान की तरह, बैरूत की तरह हमें भी कोई सानिया का सामना करना पड़े। पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वजह से तिजारत बंद रही, आलमी तिजारत भी या पाकिस्तान की फ़ॉरेन ट्रेड पर भी ज़रूर असर पड़ा। एयर कार्गो की बजाय शिपिंग की तरफ दुनिया ज़्यादा अब बढ़ रही है। अच्छी बात है कि आज पाकिस्तान की एक शिपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया, बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हमें नज़र आईं और आज का ये प्रोग्राम हम इन्हीं अमूर पर तरतीब दे रहे हैं। और हमारे आज रूबरू हैं वफाकी वज़ीर बराए मेरी टाइम अफेयर्स सैयद अली जैदी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं कराची के मसाइल पर भी ज़रूर बात करूँगा और ख़ास तौर पर आज सेनेटर सईद गनी की तरफ से जो कोर्ट मूव हुई और आपके ख़िलाफ़ रादर एक स्टे ऑर्डर आया। लेकिन पहले ज़रा हम पॉलिसी की बात करें। मेरे लिए की बात थी जब मैं ये सुन रहा था कि बांग्लादेश के पास इतने जहाज़ हैं, इंडिया के पास इतने जहाज़ हैं, श्रीलंका के पास इतने जहाज़ हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 जहाज़ हैं। जब हम वज़ीर बने थे ना तो उस वक्त 9 थे, तो अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं तो अब 11 हो गए। देखें, क्राइसिस में ना अपॉर्चुनिटी होती है, तो अगर नहीं थे तो ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रो करने की, इस इंडस्ट्री को। जब नेशनलाइजेशन हुई 1972 में, 72 में, तो उस वक्त शिपिंग इंडस्ट्री भी नेशनलाइज हो गई और जो भी पाकिस्तान के जहाज़ थे वो सब नेशनलाइज कर दिए गए और रह गई सिर्फ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन PNS। उसके बाद दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो रिवाइव कर गए हैं बहुत सारे, लेकिन शिपिंग के ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन ये क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है काफ़ी, जहाज़ खरीदना 10-15 मिलियन डॉलर लग जाते हैं, तो लोगों ने इसके ऊपर रिस्क नहीं लिया। जब मैं वज़ीर बना 9/11 की डेट 2018, खान साहब ने जब हमें कहा कि जी आपने ये करना है, तो हमने जब ओथ लिया, ओथ देने के बाद जब हम आए तो यही हुआ कि कुछ चीज़ें मैं जब डेटा कलेक्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि $5 बिलियन हम खर्च कर रहे हैं फ्रेट में, अपने इम्पोर्ट बिल पे। जो भी सामान मंगाते हैं, तेल आता है, $5 अरब सिर्फ किराया देते हैं। जी हाँ, फ्रेट देते हैं ना, फ्रेट किराया हो गया। जी जी। तेल आता है, एडिबल ऑयल आता है, सोयाबीन आता है, कोयला आता है, LNG आती है, वो सब मिला के हमारा फ्रेट बिल 5 बिलियन प्लस है। तो हमने कहा कि इसके ऊपर तो डॉलर के ऊपर तो बड़ा बर्डन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे। तो फिर हमने कोई साल डेढ़ लगा के पॉलिसी बनाई। पॉलिसी ECC से अप्रूव हुई कई दफ़ा डिबेट डिस्कशन के बाद, फिर कैबिनेट ने अप्रूव की और उसके बाद अभी फाइनेंस बिल का भी हिस्सा बन गई। लेकिन क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो वो इतना आसान नहीं होता किसी के लिए वो $10 मिलियन, $15 मिलियन लेना, और इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर थे कि वो 13-14% पे थे उस वक्त, तो वो तो वाइबल ही नहीं है। तो हमने उस वक्त ये शुरू किया कि हाउ डू वी मेक वाइबल। तो हम स्टेट बैंक गवर्नर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, स्टेट बैंक का। हमने उनको अप्रोच किया कि आप, एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी जो आप देते हैं एक्सपोर्टर्स को 3% पे, क्योंकि वो डॉलर कमाते हैं। तो मैंने कहा जी एंड रिजल्ट तो वही है, हम आपको डॉलर बचाएंगे, तो हम प्राइवेट सेक्टर को क्यों ना लेके आए वापस शिपिंग की तरफ। तो फिर हमने दुनिया की जितनी भी शिपिंग पॉलिसीज़ हैं उनको स्टडी किया। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहलाता है, इसलिए जो, और मैं जानता हूँ कुछ पाकिस्तानियों को जिनके अपने जहाज़ हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं, रजिस्टर्ड बाहर है, वो बाहर से।
तो हमने फिर एक पॉलिसी बनाई, शिपिंग पॉलिसी, जो आज मैंने अनाउंस की है, जिसमें टिल 2030 तक अगर कोई जहाज खरीदता है तो वो कस्टम ड्यूटी नहीं है। आज जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम रेडिली 3-4 कंपनीज हैं आ जाएंगी, वो क्या उनको पॉलिसी के कॉन्टूर्स का भी पता था? पॉलिसी तो पहले से अनाउंस हुई भी थी ना। पॉलिसी तो फाइनेंस बिल का हिस्सा 1 जुलाई को बन गई थी। उससे पहले मैंने अपनी बजट की स्पीच में पॉलिसी की। ये इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं? जो इंडिविजुअल्स होंगे जो शिपिंग कंपनीज बनाएंगे, मतलब वो फॉर एग्जांपल कुछ है जो सोयाबीन मंगाते हैं, ठीक है, तो वो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं। पाम ऑयल मंगाते हैं, बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं। कोयला मंगाते हैं, बड़े बड़े कोयले के इंपोर्टर्स हैं। क्रूड ऑयल भी आता है, क्रूड ऑयल, अच्छा क्रूड ऑयल भी आता है वो भी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कार्गो है गवर्नमेंट का, वो पीएनएससी ही लेके आएगी। अच्छा, गवर्नमेंट का तेल पीएसओ का वो पीएनएससी लाएगी, बाकी हमने सारे मार्केट के लिए खोल दिया। ये फरमाइए कि क्या ये जो और वो स्टेट बैंक ने अब 3% के ऊपर एलटीएफएफ हमें अप्रूव कर दिया। केपीटी है, पोर्ट कासिम है, ग्वादर है, ये आप इक्वली डिवाइड करेंगे? कैसे करेंगे? हम तो कहते हैं ना कि ग्वादर सिर्फ चाइनीज के लिए है, ग्वादर ट्रांसपोर्टेशन उधर से होगी। आज का जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइनीज कंसेशन जो है उनके पास है, लेकिन ग्वादर की अभी बहुत ज़मीन बाकी है जो कि पोर्ट के लिए वो ज़मीन आइडेंटिफाई हुई हुई, और हम ज़मीन लेते लेते हम अपने उधर पोर्ट बनाएंगे। और ग्वादर, इस आपकी मिनिस्ट्री में कुछ सी पैक के प्रोजेक्ट्स भी हैं? ग्वादर वन वो सबसे बड़ा शुरू ही वहीं से होता है, ठीक है, या ख़त्म वहीं से होता है। मैं कहता हूँ ना यार, मेरे से शुरू होकर मुराद पे ख़त्म होता है, या मुराद से शुरू होकर मेरे पे ख़त्म होता है, पर 2 एंड्स पे हम हैं बीच में। पता नहीं आप मुराद सईद की बात कर रहे हैं, मुराद अली शाह की बात? मुराद अली शाह ने तो सिंध को खत्म कर दिया, उसने क्या शुरू करना? तो वो भी मुराद है, वो भी मुराद नहीं, मैं तो मुराद सईद की बात कर रहा हूँ। मुराद साहब की कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, तो वो सारा रोड नेटवर्क वहाँ से शुरू हो गया, तो समंदर पे शुरू होना है, और समंदर से जो माल आना है वो रोड नेटवर्क से ऊपर जाना है। सो ग्वादर इज बिग, एंड कराची के भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। कंटेनर सिटी की भी बात करते रहे माजी में। देखें, कंटेनर टर्मिनल्स पाकिस्तान के पास 4 हैं, 3 केपीटी में हैं और 1 पोर्ट कासिम में। लेकिन अभी मैं अभी नहीं कहना चाहता, लेकिन हम कुछ और 2-3 बड़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जिस दिन मैंने पोर्ट कासिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, फिर आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि हम आपको एक और अच्छा बड़ा सरप्राइज देंगे कि हम नहीं, मतलब थोड़ी सी अगर उसकी फेस सेविंग ही हो जाए, थोड़ी सी फेस सेविंग को गलत चीज़ थोड़ी है कि फेस सेव करना है, फेस लिफ्टिंग होगी। फेस लिफ्टिंग कर दे चले तो वो जब आएगा तो वो पोर्ट कासिम का भी देखें ना। पोर्ट कासिम में भी आप जब पोर्ट्स एंड शिपिंग के बारे में सुनते थे, मिनिस्ट्री के बारे में, तो आप क्या सुनते थे, समझते थे? करप्शन, ज़मीनों के सौदे, कब्जे, जहाज़ों में माने वो उसमें करप्शन, हर चीज़ में करप्शन। हमने अपनी मिनिस्ट्री को डिजिटाइज किया है। यहाँ पे वो नाड़े वाली फाइल अब नहीं आती, वो जो आती थी ना, वो हमारी सारी मिनिस्ट्री अब ई-फाइलिंग पे। हमारे से जो कम्युनिकेशन होती है, हमारे नीचे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मिनिस्ट्री तो मैरी टाइम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके नीचे ऑटोनमस बॉडी है, केपीटी, पोर्ट कासिम, ग्वादर, पीएनएससी। तो ग्वादर अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन पीएनएससी, पोर्ट कासिम और केपीटी, हमारी सारी जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सब डिजिटल है। ये जो टर्मिनल्स बन रहे थे एलएनजी के लिए या इवन ऑयल स्टोरेज के हवाले से, उसमें भी आपकी मिनिस्ट्री के लिंक्स हैं? ये मिनिस्ट्री हर इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। जो ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है ना, वो पाकिस्तान में किसी को समझ ही नहीं थी। मैं कह सकता हूँ कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो तो स्टडी कर करके अब हमें समझ आ गया कि ग्लोबल क्या है। लेकिन ब्लू इकोनॉमी का फिनोमेनन सामने आ रहा है। ब्लू इकोनॉमी का फिनोमेनन नया नहीं है। ब्लू इकोनॉमी के बारे में कुरान शरीफ में 8-9 दफ़ा लिखा गया। सूरह नहल की आयत नंबर 14 जो मैं अक्सर कोट करता हूँ, उसमें लिखा है, हमने तुम्हारे लिए समंदर बनाया जिसमें से तुम फ्रेश मीट खा सको, जो मछली है उस, वो कहता है जिसमें से, कुरान कहता है जिसमें से तुम जेवरात निकाल सको, माने मोती, और जिसमें से तुम अपने शिप सेल करते हो ताकि तुम अल्लाह का शुक्र। ये तो ब्लू इकोनॉमी की बात कुरान शरीफ कर गया और कई दफ़ा कर गया। कॉन्सेप्ट्स की बात की है, वो वर्ड ब्लू इकोनॉमी डिफाइन तो फिर अब हो गया। वर्ल्ड बैंक ने $24 ट्रिलियन के एसेट्स हैं ग्लोबली, $24 ट्रिलियन के एसेट्स हैं। ये पोर्ट, एक टर्मिनल $250 मिलियन का होता है। हमारे पास पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल पोर्ट बन गया और कराची शहर, केपीटी शहर के बीच में आ गया। लेकिन माजरत के साथ अहमकाना हरकतें हमने की। जो भी उधर बैठा, या मिनिस्टर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जिस रंग के कपड़े पहने वाला चेयरमैन हो, ज़मीनों पे कब्जे होते गए, एंटी इंक्रोचमेंट वाले पैसे खाते गए,
पूरी पोर्ट की जमीन, पूरा मच्छर कॉलोनी पोर्ट की जमीन है, 350 एकड़ समंदर के ऊपर पूरी कब्जा हुई। मैं एंटी इंक्रोचमेंट की बात करता हूं क्योंकि शहर के आधे मसाइल कराची के इसी की वजह से हैं। लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सैयद अली जैदी साहब, वफाकी वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स। अभी हम बात कर रहे थे मसाइल के हवाले से या अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। आज फिर कराची में बारिश, आज फिर शहरियों का बुरा हाल। आप अपने आप को फर्जंदे कराची कहते हैं। सबसे पहले नालों का मामला आपने पिछले साल उठाया था, एक साल में फिर हुआ तो कुछ नहीं। अभी अगर सूरत हाल यही है, देखें नालों का मामला मैंने इसलिए उठाया कि जितना ये कचरा है सॉलिड वेस्ट, उसकी कोई कलेक्शन मैकेनिज्म कभी डिवाइस ही नहीं हुई, और हुई तो वो करप्शन की नज़र होगी। तो लोग ये जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं उसमें कचरा डाल देते हैं, रास्ता बंद हो जाता है। अब वो स्टॉर्म ड्रेन जब ब्लॉक होकर पानी का रास्ता बंद, लेकिन जब बारिश आती है तो वो सारा कचरा बह के हमारे पोर्ट में आ जाता है। रोज के 4 से 6 हज़ार टन पोर्ट में समंदर में बहता है, और बारिश के ज़माने में 50-60 हज़ार टन बहता है। तो पोर्ट में साला जाएगा कौन? जहाज आने नहीं मांगते थे। तो मैंने अपने एमपीए से जब बात की, मैंने उसको कहा कि हमारे हल्के गुलिस्तान जौहर का क्या हाल है? उसने कहा यहाँ पानी नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि हमने नाले साफ करा दिए। तो मैंने कहा फिर पूरे शहर के नाले साफ कर देते हैं, इतने तो कर दें कि पानी बह जाए, निकल जाए पानी। फिर मैंने मेयर साहब को फ़ोन किया, मेयर साहब ने कहा हमारे पास वसाइल नहीं है। मैंने कहा मुझे लिख के दें कि आपको फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। उन्होंने लिख के दिया। मैंने पीएम साहब से, लेकिन मेयर साहब तो आज भी कह रहे थे कि पूरा पाकिस्तान नाले साफ करने आ गया, कराची के मसाइल हो रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात की, आज की बात कर रहा हूँ मैं। जितना मैं कम बोलूँ उतना बेहतर है, और ये भी मैंने कह दिया बहुत नहीं। ये जब पीपल्स पार्टी की बात आती है फिर तो आप ये कॉशियस देखिए। मेयर साहब कहते हैं आप इत्तेहादी है ना, चूंकि आपके वो नहीं इत्तेहादी और नो इत्तेहादी की बात नहीं कर रहा। रेहान हाशमी भी उसी जमात का आदमी है, 2 नंबर आदमी है। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, टीवी के ऊपर कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नाजिम है, 2 नंबर आदमी है। आप बताइए, चलिए हम कचरा उठाने के कहते हैं मैं उठाऊंगा, तो भाई पहले क्यों नहीं उठाया? तुम तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नाजिम हो। 2 नंबर कैसे हो गया? क्योंकि कचरा कुंडियां बिकती हैं, जैसे थाने बिकते हैं उस शहर में, वहां कचरा कुंडियां बिकती हैं। ये किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। ये तो अल्ताफ हुसैन के कंट्रोल में थे क्योंकि वो दहशतगर्द था, उसके बाद तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये अब आ गए इधर जो अच्छे, जो हमारे साथ एमएनएज बैठे हैं, वजीर हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो मेहनत को चाहते हैं कुछ कराची में हो जाए। बाकी जो ये लोग थे ये तो कंट्रोल में नहीं थे। मुझे तो शक है कि ये आज भी उधर ही अल्ताफ होगा। मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, अगर इतनी खुल के, मैं तो आपसे इसलिए कह रहा था, मैं किसी को नहीं छोड़ने लगा। बात ये नहीं है, बात क्या है, जिसको मर्जी तुम जो मानो, वो यार गरीब आवाम का तो काम कर दो ना। वो बेचारा घर में डूब रहे हैं, मर रहे हैं, तबाही हो रही है, आप कह रहे कचरा हम उठाने आ गए। आप, मैंने क्या किया लास्ट ईयर जी, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैंने बैरिया टाउन वालों को फ़ोन किया कि यार आपके बड़े बड़े डंपर हैं और एक्सकेवेटर हैं, आप हमारी हेल्प कर दें। उन्होंने कहा जी ले लीजिए। कहाँ से उठाना है? अब ये रोड पे पड़ा हुआ था, लालू खेत में, लियाकताबाद में रोड पे पड़ा हुआ था ना। मेरा हल्का नहीं है ये, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का हल्का है। उनको मैंने कहा कि सर ही करते हैं। उन्होंने कहा जी शाराखों पे। जब वो बड़े बड़े डंपर लेके और एक्सकेवेटर लेके हम रोड पे से कचरा उठाने पहुंच गए, मुझे मीडिया का फोन आया कि सर यहाँ तो लड़ाई हुई भी, जल्दी से आए। हम वहाँ पहुंचे और एमएनए हमारे दोस्त ने उसामा कादरी साहब, वो मेरे दफ्तर में बैठे थे, केपीटी। मैंने कहा सर जाके देखते हैं। वहाँ गए तो वो कहते नहीं हम कचरा हम उठाएंगे। 2 ट्रैक्टर 2 ट्रॉली लेके खड़े हुए थे, वहाँ बड़े बड़े डंपर खड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि पहले क्यों नहीं उठाया तुमने कचरा? तुम्हें किसने रोका था? नहीं हमारा कचरा। देखिए ये क्रेडिट लेने का झगड़ा हो रहा था, हमारा कचरा। जब सर मैं अपने ट्रक तो नहीं कर रहा था ना, मेरा तो नहीं ट्रक है, तो बैरिया टाउन हमारी हेल्प कर रहा था। इसका मतलब क्या है जब आप कहते हैं हमारा कचरा है? कोई कह रहा है उनसे पूछे ना। नहीं मैं तो समझ, आप कराची से हैं, बाकी आपको बताता हूँ कचरा। मैंने इसलिए पहले आपको कहा जी जी कि ये कचरा कुंडियां बिकती हैं। आपने कभी देखा है वो छोटे छोटे बेचारे बच्चे पीछे थैले लगा के कचरा कुंडियों के अंदर घुसे होते हैं सुबह? वो कौन बच्चे हैं? वो सारे अफगानियों के बच्चों को बेचारों ने ना स्कूल नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। राइट ऑफ एजुकेशन इज अ यूनिवर्सल राइट फॉर एवरी किड। आपकी हुकूमत है नहीं ना, तो वो हमारी हुकूमत सिंध में है, तो आपको कभी आपको नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद में? क्यों कराची में? पंजाब में नहीं होते बच्चे ये कर रहे होते। आपने अभी कराची की बात की ना, तो मैं कराची का जवाब दूंगा। आप पढ़े लिखे एंकर हैं, आपको पता है कि राइट ऑफ आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये लॉ पास हुआ है। 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन उनकी पॉलिसी है। एग्जैक्टली एजुकेशन सूबाई है, हेल्थ सूबाई है, पुलिस सूबाई है। पराजा साहब बात यह है कि आप मुझे बताएं, इन्होंने पंजाब की पुलिस तबाह नहीं की हुई की?
ये तो 15 साल से हुकूमत करते हैं, 80 की दिहाई से, वो क्रिमिनल उठा के पुलिस में नहीं लगा दिए। अब क्या हो रहा है? फिर बात लंबी हो जाएगी। बात लंबी नहीं, साहिवाल का वाकया आपकी हुकूमत के दौरान गलत हुआ तो अरेस्ट हुए नहीं हुए, क्या खुदा का नाम ले, किसी को सजा मिली है सर जाने दे। सजा देना। अब देखें ना, हम बात और कर रहे हैं, छोड़ें उस बात को छोड़ें। मैं छोड़ने नहीं लगा ना बात सुने। सजा देना अदालत का काम है, इंक्वायरी करके देना हुकूमत का काम है। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का भी वही हाल है, पॉलिटिशियंस का भी वही हाल है, पुलिस का भी हर जब पूरा एक माइंडसेट तबाह हुआ है इस मुल्क का। मुझे आप बताएं कि क्या हर इदारे में आपको ये गंद मिलती है? अच्छा, ये तजावुज़ात पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि बातें बहुत सारी, फिर वो मेरे क्वेश्चन डाइवर्ट हो जाएंगे। मैं तो आपसे खुल के बात कर रहा हूं। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि इन तजावुज़ात को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। आपने देखा जब दुकानें गिर रही थी, आपको ये पूछो, 12 साल से तुम हुकूमत में हो कंसेक्यूटिव, उस टोटल 30 साल के सिंध में काबिज रहे हो। काबिज क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ना काबिज, क्योंकि अगर आप जो वोटर लिस्ट देखेंगे आपको समझ जाएगा कि 6,000 पे भी एमपीए बन गया और 2,80,000 पे भी हार गया, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जो 12 साल से कंसेक्यूटिव हुकूमत में, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। 70 साल 72 साल का गंद है, हमें 2 साल पूरे नहीं हुए, हमें तो पहले दिन ही ऐसा इमरान खान के ऊपर अटैक किया था कि सारी प्रॉब्लम उन्हीं ने की क्रिएट। देखें डेटा एनालाइज कौन कर रहा है? आप हमें कह रहे हैं ना कि ये, मैंने सबसे पहले एक टीवी शो में कहा था कि ये आटा कभी कहते हैं ज्यादा है एक्सपोर्ट करो, अगले दिन कहते हैं कम हो गया इंपोर्ट करो, फिर कहते हैं 4 दफा कर दिया। मैंने कहा डेटा चीनी देख लें कमाल तो किसने किया फिर एक्शन? यही इमरान खान है जो जिसमें इतनी एक्शन ये हुआ कि चीनी 55 से पहले 80 हुई, फिर 85 हुई, फिर 90, फिर 95, अब 100 हो गई। वो कहते हैं ना सर, आप किससे मुकाबला कर रहे हैं? पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग कैश लिक्विड शुगर माफिया से। आप थोड़ा सा सब्र कर लें, अगर ये प्रॉब्लम है, लेकिन पहले आइडेंटिफाई तो करें। मेरे लिए अली हैदर जैदी साहब, मेरे लिए अहम चीज़ ये है कि मुझे, ये मेरे कैमरामैन है, मेरी टीम है, आपके लोग बैठे हैं ये सामने, इनको कम खुद भी आप तो मिनिस्टर हैं माशाल्लाह। एक सेकंड हमारी तनख्वाह आपसे भी कम है। अच्छा सुने ना, तो फिर हम मिनिस्टर हमें आसमान से कोई पैसे दे रहा है? कम से कम ये आलू, टमाटर, चीनी, आटा ये सस्ते दामों मिल जाए, वो नहीं मिल रहा। मुझे भी, या देखें सिर्फ 2 चीजें, या तो मैं करप्शन करना शुरू कर दूं तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता कि चीनी 100 रुपए की हो कि 5,000 रुपए की हो, फिर तो मैं करप्ट हूं। अगर मैं करप्शन नहीं कर रहा तो मेरी तनख्वाह में मुझे भी उतना ही प्रॉब्लम है। आप हैं हुकूमत, ये सारे लोग हुकूमत नहीं है, आप हैं हुकूमत, आपके हाथ में पावर है। ये अगर 55 से चीनी 100 चली जाए, आप मुझे 1000 बार कहें कि फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, आप कहें एफआई ने रिपोर्ट बना दी, आप कहें एक और इंक्वायरी शुरू कर दी, आप कहें नैब इंक्वायरी कर रहे हैं, मेरे लिए तसल्ली होगी जब कुकिंग ऑयल सस्ता होगा, आलू सस्ते होंगे, टमाटर अभी नहीं हो रहे। आपको पता है इस मुल्क में आलू उगते हैं ना, लेकिन फ्रेंच फ्राइज इम्पोर्ट होते हैं। सोचे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सोच ये पॉलिसी साहब, अगर शिपिंग पॉलिसी की आपने बात की ना, तो किसी ने रोका था किसी को? 25 जुलाई 2018 से पहले अली हैदर जैदी साहब मुझे ये बताते ना तो मैं चुप करके सुन लेता, लेकिन 25 जुलाई 2018 के बाद भी आप मुझे वही बात कर रहे हैं, तो मैं अब उस पर चुप रहूं बोला? हाँ, क्योंकि जाते जाते जादू की छड़ी छोड़ जाए, ताकि मैं 70 साल का काम ऐसे करूं और साफ हो जाए। 2 साल बड़ा टाइम होता है। चले 2 साल में मुझे बताएं, अगर इजाजत दें, मेरी आखिरी बात सुनिए। 1.5 साल मुझे पॉलिसी अप्रूव कराने में लगा शिपिंग की। आप बोले कि जी तुम 9/11 को तुमने ओथ लिया था तो 9/12 को पॉलिसी क्यों नहीं लेके आ गए? टाइम लगता है। ये हुकूमत इज व्हील्स विद इन व्हील्स, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और होगा ठीक इंशाल्लाह, हो रहा है। चले ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सैयद अली हैदर जैदी साहब, वफाकी वजीर मैरी टाइम अफेयर्स, और मेरे रूबरू हैं पराचा साहब, बड़े आज फॉर्म में तैयार करके लेके हैं सवाल। चले 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 बिस्मिल्लाह, ये भी चला नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। इनफैक्ट ये कोई ऐसी चीज नहीं है, एक ऑर्डर में अच्छे से, इट्स ऑल गुड। और फिर देखे ना, आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, आप एक इलेक्टेड आदमी हैं,
कोई जैसे अदालत ने कहा था कि यहाँ पॉलिसीज़ गैर मुंतखब लोग बनाते हैं, वो ब्रीफ केस उठा के चले जाते हैं और चाहे इलेक्शन लड़ने वाला हार भी जाए लोगों के सामने जाना होता है। आप तो माशाल्लाह इलेक्शन जीते, आपका हल्का है। 4 हारा हूँ, उसके बाद भी लड़ता रहा हूँ, आप क्योंकि मुझे इमरान खान ने ये सिखाया नहीं करना। स्ट्रगल जारी रखी ना आपने, और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक वजीर बैठे हैं। इसलिए हम माँ बाप की दुआ, इसलिए बार बार सवाल भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चूंकि आप हुकूमत हैं, एक वजीर का मतलब है हुकूमत, काबीना की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे। कराची के हवाले से शहरी देख रहे हैं इधर उधर, वो MKM की तरफ भी देखते हैं, PTI की तरफ भी देखते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ भी देखते हैं। सोल्यूशन बता दूं, आसान कर दूं आपके लिए? बिस्मिल्लाह। कराची जैसे शहर का सोल्यूशन है कि उसको मेट्रोपोलिस डिक्लेयर किया जाए और उसका जो लोकल बॉडी गवर्नेंस सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए। मुझे ये बता दें, फैसलाबाद में कितनी 300 यूसी हैं, तो कराची बड़ा है, फैसलाबाद बड़ा है? कराची बड़ा है ना। तो फिर फैसलाबाद में यूसियाँ ज़्यादा क्यों हैं? देखें, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको करनी होंगी। वो अगर मेयर साहब कहते हैं ना कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो बहुत सारी जगह पे मैं उनसे इत्तेफाक भी करता हूँ, बहुत सारी जगह मेरे पास। मुस्तफ़ा कमाल साहब आज कह रहे थे, वो भी मेयर रहे हैं, वो कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, तकसीम करके मसाइल में इजाफा किया गया है। अब आप फर्जंदे कराची कहते हैं अपने आप को, आप एग्री करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था? आप यूसियाँ अगर बढ़ा रहे हैं, डिवॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। डिसएग्री करता हूँ। वाह, वो भी मेयर हैं, उनका तजर्बा है ना शहर को चलाने। उनको तजर्बा जो था ना, मुशर्रफ का डंडा उनके हाथ में होता था, अल्ताफ हुसैन की गन दूसरे हाथ में होती थी, और सारे दहशतगर्द उनके पास थे और वो कराची रूल करते थे। मुस्तफ़ा कमाल दहशतगर्दों के सर पे कराची पे था। अनीस कायम खानी का नाम बल्दिया फैक्ट्री की JIT में है कि नहीं है? क्यों लिखा हुआ है? हमाद सिद्दीकी को वो बेगुनाह क्यों कहते हैं? झूठ बोल रही थी क्या पुलिस? वो रेंजर्स और ISI और वो झूठ उन्होंने साइन किया है। देखें, उनको सौलत मिर्जा का नहीं पता था। मुस्तफ़ा कमाल की पुरानी वीडियोस आपने नहीं निकाल के चलाई हुई, थप्पड़ मार दूंगा, चुप कर जाओ, ये वो, आप भूल गए हैं? कैसे भूल जाते हैं आप लोग? हम नहीं भूले, हम उस शहर में रहे हैं। देखें, सिर्फ 2 निज़ाम है दुनिया में, अल्लाह ने जो 2 निज़ाम दिए, सजा और जजा या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, माने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ तो बोल दिया, रिकंसाइल भी कर लो ना। वो जो फतेह मक्का में हुआ था वो था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, वरना तो मुसलमान ताकत में थे, लेकिन माफ कर दिया, माफ किया ना, एक्सेप्ट भी की गलतियां उन्होंने। ये तो माफी भी नहीं मांग रहे। कौन? ये जो हमारे सारे, जो मैं क्यों JITs के पीछे बात करता हूँ? देखें, सिस्टम इस मुल्क का तबाह। आप किससे माफी मंगवाना चाह रहे हैं? आपके तो इत्तेहादी हैं। फिर जिसने, मुस्तफा कमाल तो मेरा इत्तेहादी नहीं है। नहीं, बाकी भी तो लोग हैं सर। वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के ऊपर आए हैं ना। वो आज तो ये नहीं कह रहे ना, वो तो उसको बुरा कह रहे हैं, वो भी बुरा कह रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ फिर एक चीज मुझे बताएं, जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का जो बेस्ट मॉडल है वो नेल्सन मंडेला की इलेक्शन जीतने के बाद साउथ अफ्रीका में हुआ। 11 साल कमीशन बना, सबको बुला के बैठाया और एक्सेप्ट किया, हमने गलती की, हम माफी मांगते हैं। ये सारे हमारे साथ जो बैठे हैं MNAs, अगर इनके उसमें तो बहुत सारे तो मुल्क से बाहर थे। अभी अमीनुल हक साहब है, वो तो बाहर थे मुल्क से, कितने 20 साल, पता नहीं कितने साल बाहर थे। और ये खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बाहर थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, ये पाकिस्तान की ही पॉलिटिकल जमात है। अब मुझे बताएं, कोई मुझे ज्वाइन कर ले आके, अब मुझे क्या पता कि मैं कोई ISI वो एजेंट तो नहीं हो कि हर आदमी को चेक करते हो। मैंने सदर साहब का इंटरव्यू किया अभी ईद से पहले, वो भी कराची से हैं, उनका भी हल्का है आपकी तरह, वो मेरे हल्के में रहते हैं। सदर साहब भी मेरे हल्के में रहते हैं और सिंध के अपोजिशन लीडर भी मेरे हल्के में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं मसाइल पे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अच्छी बात ये हो कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिल के काम करें। अब यहाँ मिल के काम करने की बजाय प्रोवोकेशन की जाती हैं। आपके हवाले से भी प्रोवोकेशन में नाम आता है, मुराद सईद भी प्रोवोकेशन करते हैं। मुझे ये बता दें पराचा साहब, मुझे एक बता दें, मैंने इल्ज़ाम क्या लगाया? मुझे बता दें मैंने इल्ज़ाम क्या लगाया? कोर्ट ने स्टे दिया ना आपकी बातों के नहीं, मैंने इल्ज़ाम लगाया या एक सिंध के पुलिस अफसर ने एक रिपोर्ट जारी की है साइन करके, जिसके ऊपर उसको शाबाशी मिली है उस वक्त के IG ने, जो आज भी IG हैं, उस वक्त एडिशनल IG थे और आज IG हैं, उन्होंने लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया कि अच्छा काम किया। मैंने इल्जाम लगाया? मैं तो पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं सिंध हाई कोर्ट का
जो ऑर्डर आज का आया है सिंध हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, आप उस बारे में क्या कहते हैं? वो उन्होंने जाके प्ली ली की थी, मैं मेरे खिलाफ वो डिफेमेशन कर रहे हैं, वो जो डेट है मैं उस दिन जवाब दूंगा कोर्ट को जाके, सब जुडिस है, मैं जवाब दूंगा, मैं बताऊंगा मैं क्या, मैंने कहा मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बोलूंगा ये पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस वाले को बुलाए, बोले सच्चा था झूठा था, और अगर झूठा था तो उसको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन सिटिंग आईजी ने क्यों दिया? मैंने तो नहीं बनाई जीआईटी, मैंने बनाई है। नहीं, जब आप पब्लिकली कहते हैं कि जी वो उसका किसी वजीर, आप सईद गनी साहब के बारे में उसके भाई का नाम है तो मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं लिखा, इसी के खिलाफ स्टे मिला है ना, तो मैंने तो नहीं लिखा ना, मेरे पास तो ये राइट है कि डिफेंड करूं कि नहीं करूं। सजा मौत हो गई है मुझे, क्या कुछ ना करने पे पुलिस रिपोर्ट पढ़ने से मुझे सजा दे रहे हैं आप? वो तो मैं जज साहब के सामने क्या जज साहब ने वन साइडेड ये इशू किया है? हमें तो नहीं कोई नोटिस आया था, उन्होंने जाके लिया है, वो जो भी है 20 तारीख को घेरेंगे, हम जाके जवाब। अच्छा, मैं ब्रॉडर बात कर रहा था, सूबे और वफाकी हुकूमतें अगर दोनों मिलके काम करें, मसलन आपने ये अजरक रखी हुई है अपने दफ्तर में, मुझे कोई पहना के गया था तो मुझे अच्छी लगती है, अच्छी आपने रखी, अच्छी बात, हमारी सखावत का ऐसा बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन आप ही की काबीना में बैठे कुछ वजीर कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये सुबाइयत का मास्क पहना हुआ है, फिर कहाँ मिल के काम करने की गुंजाइश पैदा होगी? एक गाड़ी होती है वो एम्बुलेंस में भी इस्तेमाल होती है और सुसाइड बॉम्ब में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, तो गाड़ी बैन कर दें। इसका क्या पैरेलल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने मास्क पहना है, आप सकाफत की बात कर रहे हैं, मैं बात सुन, उसको सुबाइयत का रंग देना चाहिए। आप उनको काम करें, जितने भी सिरेंज है ना, जितने भी दवाई के डिब्बे है ना, उस सब के ऊपर अजरक का रंग चला दें, उनकी मर्जी जो पहने नहीं पहने, मुझे क्या फर्क पड़ता है सर। वो अगर अपने आप को वो मुंह पे एक रंग बिरंगा मास्क पहन के कार्टून बनाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ओह, आपके काबीना के कॉलीग कहते हैं ये एक इंडिविजुअल फेल है, वो आप उनसे खुद पूछिए। मुझे तो कोई अपने आप को अगर बेवकूफ बनाना चाहते तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता। सर जी, उनकी जान, सर जी एक्सेलेंसी अली हैदर जैदी साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ, यानी मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये प्रोवोकेशन क्यों हुआ? अभी ज्वाइंट सेशन में क्या हुआ? आप माशाल्लाह एक संजीदा आदमी हैं, एक ऑनरेबल आदमी है, जो माहौल बनना चाहिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। अगर वो 1.5 घंटा तकरीर करेंगे और झूठ बोलेंगे और हमारी तकरीर पे गालियां बक के बाहर चले जाएंगे तो माहौल हमने तो नहीं बनाया। क्या पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ओथ के दिन उन्होंने तकरीर करने दी? सारे तो खड़े हो गए वो डेस्क के और सर पे खड़े हो गए थे, वो कान में माइक लगा के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकरीर, माहौल उन्होंने खराब, उन्होंने कहा जी कल तो यही कह रहे थे ना कि जी आज कश्मीर पे तारीखी पार्लियामेंट ने तारीखी रेजोल्यूशन पास की, वजीर आजम साहब को होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी की कंटेंशन ये थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कौन होता है कहने वाला कि वजीर आजम को कब होना था कि नहीं होता? उन्होंने कह दिया बस ठीक है। आप कहते हैं ना मेरे वजीर आजम है, उन्होंने तो कहा इमरान खान मुल्क के वजीर है, आपके शहर में बैठ के। वो तो डिफेक्टेड, उनको सिलेक्टेड कहता था, अभी उनका वजीर आजम हो गया। कहते हैं ना आपके शहर कराची में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी मुल्क के, जब कोरोना आया आपको याद होगा। देखिए खुदा के वास्ते वो बच्चा जिसने जिंदगी में 5 रुपए कभी मेहनत करके नहीं कमाए, उसकी बात को इतना सीरियस आप क्यों लेते? उसने किया उसकी पार्टी की आपके सूबे में। ये भी मैं सोच रहा हूँ, ये भी मैं सोचता हूँ कि जो 15-15, 20-20 साल से असेंबली में बैठे हैं वो उसके पीछे खड़े होते हैं, वो चीख रहा होता है जैसे को बकरी चुरा गया उसकी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्या खड़े इतने सीरियस है। एक पार्टी का चेयरमैन है, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, उनकी पार्टी का चेयरमैन है ना, तो होता रहे, फिर वो जाने उनका काम जाने, मैं क्यों जवाब दूं? यानी प्रोवोकेशन जो, मैं तो सदर साहब की बात को आपके मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर सूबा और वफाक मिलकर काम करे। मैं एक प्रोजेक्ट करने लगा हूँ उसी सूबे के साथ, मैं कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट उसी सूबे के साथ कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट अपनी जगह है, और ये अगर इस तरह करके कहेंगे कि मैं चुप करके सुनता रहूं उनकी सारी बातें और बोलूं जी बिल्कुल सर आंखों पे, ऐसे नहीं होने लगा। झूठ बोलेंगे, झूठ का जवाब सच से मिलेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। दे स्टॉप लाइंग अबाउट, मैंने उनको कहूंगा, बल्कि बिलावल को मैसेज आपके कैमरे में, वंस यू स्टॉप लाइंग अबाउट अस वी विल स्टॉप टेलिंग द ट्रूथ अबाउट यू। बहुत शुक्रिया। अली हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी वाले खामोश रहें बकौल उनके कि वो झूठ ना बोलें, तो हम भी उनके बारे में कोई बात तनकीद करें पॉलिसीज के ऊपर, लेकिन झूठ। अब मुझे बताएं, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह और आसिफ जरदारी खड़े होके क्रेडिबिलिटी का लेक्चर देंगे तो आप भी सुन सकते हैं, मेरे में इतना हौसला नहीं है।
नहीं, तनकीद करें, फिर तनकीद करें ना, तनकीद करें। अगर कोरोना पॉलिसी पे बात करें, अगर झूठ ना बोले कोरोना पॉलिसी। इसमें क्या झूठ एक होता सेकंड, है? आप बताइए क्या झूठ होता है? एक सेकंड, अंदर बैठ के वो एनसीओसी में कुछ और बोले, बाहर निकल के कमरे से कुछ और बोले, ये होता है झूठ। एनसीओसी में बैठ के असद उमर साहब वो एग्री करें कि हाँ ठीक है, या पंजाब हुकूमत तकलीद उसकी फॉलो करे, सिंध हुकूमत के मेयर को वजीर आजम साहब कह दें कि एलीट ने हमें जो है ना वो। तो मुझे बताएं आखिर में वजीर आजम की पॉलिसी ठीक हुई कि उनकी ठीक हुई? इसका जवाब दे देना। आखिर में वजीर आजम की पॉलिसी ठीक हुई कि उनकी ठीक हुई? आप मेरा कमाल बात हो गई है। टाइम मेरा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन किया, उनके पास कोरोना बढ़ गया। अच्छा सुनो ना सर, मुकम्मल जिन्होंने लॉकडाउन किया उनका कोई क्रेडिट नहीं है, जिन्होंने पार्शियल लॉकडाउन किया उनका क्रेडिट है। स्मार्ट लॉकडाउन था, अकलमंदी से डेटा को एनालाइज करके फिर लॉकडाउन किया। फिर पंजाब और केपी ने उनकी पॉलिसी को क्यों फॉलो किया? तो हमने तो पहले भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, इंडिपेंडेंट फैसले करते हो, यानी करें। पीटीआई की पंजाब हुकूमत को पॉलिसी अच्छी लगी, उन्होंने फॉलो किया। प्राइम मिनिस्टर का अपना स्टेटमेंट है कि उन्होंने भी प्रेशर में आके कर दिया। कराची बहुत बड़ा शहर है, प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पे कहा कई दफा कराची बड़ा शहर है। आप मुझे बताएं कि कराची के अंदर कुछ भी होता है ना वो ब्रेकिंग न्यूज बनती है, और उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी चीज सर हैदराबाद की आगे होती है, वहां मीडिया कवर नहीं करता, किसी को पता ही नहीं होता। बहुत शुक्रिया। देयरफॉर कराची नैरेटिव लीड करता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नादरीन, आज हमारे रूबरू थे अली जैदी साहब, और बेसिकली मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम पाकिस्तान में इन्होंने एक पॉलिसी तो दी है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक बड़ा मुल्क है, ग्वादर एक सेंट्रल स्पेस ले रहा है, और पाकिस्तान की अगर शिपिंग इंडस्ट्री तरक्की करे, पाकिस्तान के अपने जहाज़ों 11 जहाज़, श्रीलंका के 70 से ज़्यादा जहाज़ हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि एज अ पाकिस्तानी मुझे वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पॉलिसी आगे बढ़े, पाकिस्तान के अपने जहाज़ आएँ, पाकिस्तान की फ़ॉरेन ट्रेड बढ़ेगी। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।